बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो। यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, शहर कायद कराची में गुल प्लाजा में कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब प्लाजा को आग लग गई और तीसरे दर्जे की ये आग थी जिससे अब तक फायर फाइटर समेत छः अफराद जो हैं वो जाम बाक हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और 30 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं जबकि 60 के करीब अफराद ताहाल लापता हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जय वक़ूअ का विज़िट किया और उन्होंने कहा कि जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1200 के करीब दुकानें थीं इस प्लाज़ा में जो जलकर खाक हो गईं और जो प्लाज़े की इमारत का हिस्सा है ज़्यादातर वो गिर गया है। वज़ीर आला का कहना ये था कि जिनका नुकसान हुआ है उनका हुकूमत सिंध अजाला करेगी और अगर चाहे वो फायर फाइटिंग एफर्ट में कोई कोताही हुई है या कोई और वजह बनी है उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है इज़हार अफसोस के साथ साथ कि इस हवाले से अब देखना होगा कि ऐसे सानियात से बचने के लिए क्या पेशगी इक़दामात जो हैं वो होने चाहिए। बिलखसूस फायर फाइटिंग और जो इमरजेंसी एग्ज़िट्स हैं वो सही तौर पे उनका बहाल होना। ये एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है प्लाज़ा और कल रात गए 10 बजे 10 साढ़े 10 हमारा जो शो का टाइम होता है वहाँ पर आग लगी और उस आग जो है इतनी फैली हुई है कि अब तक उसको बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो इस इख्तलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब उनकी जानिब से जो एक नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 रोज़ा गोल मिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मदऊ करके उनकी राय लेने चाहिए कि मुल्क को किस तरह चलाना है। उन्होंने कहा है कि वो सियासत करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। आपके इल्म में है कि उनकी तकरीरी हुई है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन दिनों 3 रोज़ा दौरे के सिलसिले में सिंध में मौजूद हैं जहाँ पर वो मुख्तलिफ तकारीब से खिताबात कर रहे हैं और उनका मकसद भी यही है कि 8 फरवरी के एहतजाज से कबल लोगों को मोबलाइज़ करना। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पार्लिमान में आकर अपना रोल अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब ने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जितना मर्जी नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं, पार्लियामेंट का फोरम हाजिर है। राना सनाउल्लाह खान साहब की जानिब से भी कहा गया है कि जो अब ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीरी हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा लौट के जो कायमा कमेटियाँ हैं पार्लिमान में उनमें वापस आना चाहिए। अब कल से यानी कि पीर से दोबारा कौमी असम्बली का सेशन रिज्यूम होगा। देखते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब की क्या होती है और पीटीआई, क्योंकि पीटीआई का एक धड़ा जो है वो मुफाहमत चाहता है और बहुत से नाकदीन उनके कहते हैं कि उसको लीड करते हैं उनके मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, और एक दूसरा धड़ा है जो सोहेल खान अफरीदी साहब जो हज़ारा में मौजूद होते हैं, कराची में होते हैं, लाहौर में होते हैं और वो बेसिकली स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तरफ जो है वो माइल हैं। अब पीटीआई की जानिब से इस हवाले से क्या फैसला किया जाता है, वजन किस पलड़े में ज़्यादा पड़ता है, ये भी आज की नशिस्त में हम सवाल उठाएंगे। हमें जिन मौजूद मेहमान शख्सियतें ज्वाइन की उनका तारुफ मैं आपसे कर दे तो हमें ज्वाइन किया है राजा उसामा सरवर साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया राजा उसामा सरवर साहब। मुझे ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फैसल चौधरी साहब आपका शुक्रिया और उनके बराबर में सादिया जावेद साहिबा जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है उनको भी वार्म वेलकम करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ चूँकि कराची में जो गुल प्लाजा की खौफनाक आग और उसके नतीजे में जो बड़े पैमाने में नुकसान हुए उस पर आगाज़ करना चाहूँगा। सादिया जावेद साहिबा, पहले तो ज़रा अपडेट दीजिएगा एज वी स्पीक इस वक्त जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है वो किस नहज पे है? अब ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे हो चुके हैं आग को लगे हुए। आप बताएंगे कि आग मुकम्मल तौर पे बुझा दी गई है या अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है? थैंक यू वेरी मच। जब मैं और आप ये शो कर रहे हैं इस वक्त 90% आग पे काबू पाया जा चुका है। लेकिन फायर जो है वो बार बार इरप्ट हो रही है मुख्तलिफ जगहों पर। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल तौर पर आग बुझा दी गई है। हमारा पहला सिंध हुकूमत का की पहली तरजीह यही है कि आग बुझाई जाए और कूलिंग के अमल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए। आपने खुद बताया कि तीसरे दर्जे की ये आग है। फायर फाइटिंग का अमला कराची के तमाम सिंध हुकूमत के फायर टेंडर्स, केएमसी के साथ तमाम फायर टेंडर्स, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे के पीटी, पाकिस्तान नेवी
اور رینجرز پولیس اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے کہ جلد از جلد اس آگ پہ قابو پایا جا سکے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ریسکیو کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جا ڈیتھ سکے۔ ٹول جو ہے وہ 6 جو ہیں وہ اب تک لوگ جو ہے وہ جان کی بازی جی، ہار گئے ہیں۔ چھ لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، ایک فائر فائٹر جان کی بازی ہار گیا ہے، 20 لوگ زخمی ہوئے تھے 20 جن کو طبی امداد دے کر اسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا، ایک فائر فائٹر جو ہے وہ شدید زخمی ہے، اور تقریباً 56 لوگوں کے مسنگ ہونے کی فیملیز نے رپورٹ کی ہے۔ مسنگ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو لوگ اپنے گھر نہیں پہنچے، وہ اس مارکیٹ میں موجود تھے، اس میں وہاں کے ورکر، کچھ دکاندار، کچھ فیملیز جو اندر شاپنگ کر رہے تھے، ان کے گھر والوں نے رپورٹ کیا ہے، وہ 56 ہے، کہ ان سے ٹھیک۔ کوئی رابطہ اس وقت فیملیز کا نہیں ہے۔ سعدیہ صاحب بتائے گا 24 گھنٹے کے لگ بھگ ہو گیا، آپ نے کہا 90% جو ہے وہ آگ پہ قابو پا لیا گیا، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کم وقت میں کیا جا سکتا تھا؟ آپ کے پاس جو تمام وہ سامان اور وسائل موجود ہیں کہ جب اس طرح کی آگ تیسرے درجے کی پھیلے اس کو کیسے قابو پائے جا سکے؟ اور کیا اس چیزوں کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ یہ جو پلازاز ہوتے ہیں، 1200 دکانیں تھیں، ان کے اندر ایمرجنسی ایگزٹس جو ہیں وہ فعال ہوں، یا فائر ایکسٹنگوشر کا اپنا سسٹم بھی پہلے سے موجود ہو؟ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا، اس میں فائر فائٹنگ کا کوئی نظام بلڈنگ میں موجود نہیں ہے، یہ بلڈنگ کوئی 40-45 سال پرانی ہے، اور جب جو کہ اب سی ایم صاحب نے پھر سختی سے آرڈر کیا ہے کہ فائر ایمرجنسی آڈٹ کرایا جائے کمرشل بلڈنگز کا، جو کہ بلڈرز نہیں کرنے دیتے یا نہیں کراتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، لیکن اس نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، 1200 دکانیں، صرف نہیں، لوگوں کا کروڑوں کا مالی نقصان ہوا ہے، لوگوں کی جان چلی گئی ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں، یہ بالکل اس بلڈنگ میں جو فائر فائٹنگ کا نظام ہونا چاہیے تھا وہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سرکاری افسر اس میں ان کی کوتاہی اگر سامنے آئی تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی آگ جائے۔ لگنے کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، ابھی اس کا تعین نہیں کر پا رہی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ فائر فائٹنگ والے اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکے، جو وہاں کے شاپ کیپرز یا ورکرز بیان دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شارٹ سرکٹنگ ہوئی، دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد پوری بلڈنگ کی لائٹ چلی گئی، لیکن بہت تھوڑے سے وقت میں پوری بلڈنگ کو فائر نے لپیٹ میں لے لیا۔ تیسرے گریڈ کی وہ کہہ رہے ہیں، فائر آفیسر کا بیان ہے کہ تیسرے درجے کی آگ تھی، اور جو کہ بہت خطرناک ٹھیک۔ کی وہ ہے۔ سعدیہ صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ سمجھتی ہیں، پچھلے سال کے میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا، 2500 سے زائد اس طرح کے آتش زدگی آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں، وار فوٹنگ پہ سندھ حکومت کو اس حوالے سے سندھ بلڈنگ جو کنٹرول اتھارٹی ہے ان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاسموپولیٹن سٹی ہے اور بڑے پلازاز ہیں، اور وہاں پر اس طرح کی آگ کے جو واقعات لگنے کے 2500 ہونا بہت زیادہ ہے، تو چاہے ان کے اندر نظام فعال نہیں ہے، یا آپ لوگوں کو بھی اپنے ادارے کو جو فائر ایکسٹنگوشر کا ہے، ٹینڈرز ہوں، سنورکلز ہوں، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بہتر طور پہ منظم اور مربوط طریقے سے آگے دیکھیں، جو چلانا چاہیے؟ فائر فائٹنگ کا سندھ حکومت کا KMC کا نظام ہے جی وہ بالکل فعال ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کراچی میں جیسے یہ بھی بلڈنگ 40-45 سال پرانی ہے، ٹھیک ایم اے جنا روڈ اولڈ سٹی ایریا میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہاں پر جو بلڈنگز ہیں اس میں یہ شکایت ہے، اس کا سروے کنڈکٹ ہو رہا ہے، اور جن جگہوں پر ایمرجنسی ایگزٹس گورنمنٹ بنوا سکے گی ٹھیک وہاں وہ بنوائے جائیں گے، اور باقی فائر فائٹنگ کے نظام کو بلڈنگز میں مؤثر کرنے کے لیے سی ایم صاحب نے آج پھر
ऑर्डर ठीक, किया है कि उसको फौरी तौर पर देखा जाए। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमें अपडेट कर रही है। गुल प्लाजा में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। दीगर मौज़ूआनों की तरफ मैं बढ़ता हूँ, माज़रत आप लोगों को ज़रा देर करना पड़ी, बड़ा अहम मामला है इस तरह का। राजा उसामा सरवर साहब, सर क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है जहाँ हम मुल्क की सियासत को डिस्कस करते हैं वहाँ ये जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो डिलीवरी के इशूज़ हैं, उनमें भी बदरजातम बेहतरी की ज़रूरत है। राजा उसामा सरवर साहब क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल इश्यूज तो हर जगह होते हैं। हम्म, और अफसोस के साथ देखें जी, ये बहुत बड़ा वाकया है, कोई छोटा वाकया नहीं है। जी, आदमी माल भी दोबारा कमा लेता है, बिजनेस भी दोबारा बन जाता है, इंडस्ट्रीज भी दोबारा बन जाती हैं, मगर किसी का बेटा, यस, वालदा, भाई, बहन कोई चला जाए तो ये वो लॉस है जो रिकवरेबल नहीं होता। हम्म, हमें कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल हमें पता है लूप होल्स हर जगह हैं सिस्टम में और आगे भी रहेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए उन लूप होल्स को जितनी जल्दी हम कवर कर सकें तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल हम आज खाली ये देखते हैं कि ये एक दिन का वाकया, एक दिन का वाकया नहीं है। इसमें बड़े मसाइल होते हैं, बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं, हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम पुराना हो गया है, हम जी, लोग उसमें जिसका आपने खुद फरमाया फायर एग्जिट्स नहीं है, और जी, अगर है तो इतने खस्ता हैं कि उन पे शायद आप पाँव रखे तो गिर जाए। हम्म, और अब फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमें इस चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए। जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया, 2500 वाक़ये जी, बहुत ज़्यादा वाक़ये हैं, और इनमें ऑब्वियसली कई लोगों की जानें भी गई होंगी। और एग्जैक्टली, और ये नहीं होता कि खाली जो लोग अंदर मौजूद हैं जी उनकी जानों को खतरा होता है। जो फायर फाइटर्स हमारे भाई जाते हैं उधर हमारे बहन भाइयों को निकालने के लिए, उनकी जान को बहुत खतरा होता है। बिल्कुल, कहना आसान होता है, एक जलती हुई आग में जाना लोगों को निकालने के लिए। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, इसको बेहतर से बेहतर से बेहतर करें। मुश्किलात ज़रूर है, हम समझ सकते हैं, हमारी इक्विपमेंट पुरानी होगी, हमारे लोगों को टेक्निकलिटीज़ का शायद ना पता हो, जो अंदर हमारे दुकानदार भाई होते हैं उनको भी हमें ट्रेन करना चाहिए। वी यस, स्पेशली इसलिए ब्रीफिंग रखनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह हमारे रहे लिए हैं। ज़रूरी है। मैं एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, आप भी सर समझते हैं कि जो बड़े बड़े प्लाजा के ओनर्स होते हैं या जिनकी दुकानें होती हैं उनको खुद से भी इस चीज़ का जरूर देखना चाहिए कि अगर इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई वाकया होता है उसके लिए अंदर से जो है वो कैसे इसको आग को काबू पाया जा सकता है या इस तरह के जो सानियात है उनसे बचा जा सकता है। हुकूमत की जिम्मेदारी तो अवलीन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ये तो गाना बातें हैं। क्या लंदन से पुराना शहर है कराची, क्या न्यूयॉर्क से पुराना शहर है कि दुनिया के जो इतने पुराने शहर हैं वहाँ पे फायर स्नॉर्कल्स और ये चीज़ें नहीं होती। ये सिंध गवर्नमेंट की एक नाअहली है। 24 घंटे हो गए हैं, आपको एक तीसरे दर्जे की आग जो बुझा नहीं सके। ये गवर्नेंस के सीरियस मसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि गवर्नर उसके जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर तो तवज्जो नहीं है। तवज्जो जो है वो किसी और के मामलात के ऊपर है। अगर आप कराची जैसे शहर को ही, अगर वहाँ पे 24 घंटे के बाद भी फायर जो है वो फाइटिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं जाते हैं, स्नॉर्कल्स नहीं पहुँच सकती हैं, और तो और आपके दो जो हैं वो फायर फाइटर्स भी इस में जो हैं वो शहीद हो गए हैं। एक तो ये किस किस्म की कारकर्दगी है, किस किस्म की जो है ये, इस पे कोई जो है सीएम साहब ने आज दिया तो सीएम साहब का मतलब क्या कर रहे थे। इस पे जितना 58 लोग मिसिंग हैं, जी, तो अब 6 बंदे जो हैं वो फौत हो गए। वफात पा गए। जी, 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 बात यह है कि ये सारी चीज को किसी के खाते डाल के केएमसी जो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जितना करप्शन का ये गढ़ है, ये जो सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये तो वहाँ पे तो इतनी करप्शन रैम्पेंट है कि आप कोई भी अथॉरिटी देख लीजिए, आप कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी देख लीजिए, उसमें भी ये मामलात हैं। आप इस्लामाबाद जैसे शहर में 40,000 दर्ज कट जाता है, कोई पूछता नहीं है। कराची तो वैसे कंक्रीट का जंगल बन गया, वहाँ पे तो हर नाले के ऊपर जो है वो इलीगल तजावज़ है। और तजावज़ात में जो है उस वक्त की हुकूमतें बिल्कुल शामिल हैं। उनकी मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता अनवार ठीक। साहब। मैं ये जो अथॉरिटीज होती हैं जी जी, इनका जो काम चेक एंड रेगुलेशन ही बैलेंस है। नहीं रख सकती, बिल्कुल आप ठीक है, रेगुलेशन ही है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने रेगुलेटरी भी अथॉरिटीज की मर्जी के बगैर नहीं होता, और ये करप्शन के ही नतीजे हैं, इसके अलावा कोई और इसका जो है बहाना नहीं है। ठीक। मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं नेहा कराची से इनका ताल्लुक है। बेग साहब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं फैसल चौधरी साहब की और राजा उसामा सरवर साहब की। हमने सादिया जावेद साहब से भी बात की, उन्होंने तर्जमा हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ दिया, लेकिन आप कराची के शहरी हैं, वहाँ से एमएनए, क्या कहेंगे सर ये जो वाक़यात हुआ है, बहुत ही अंदोनाक वाक़या हुआ है गुल प्लाजा जी, के। मैं बल्कि साइट पे भी गया था जी, में, और
बहुत ही तकलीफ दे मंजर क्योस है। जो चीजें सामने आई हैं वो बिल्डिंग की जो अप्रूवल हुई है लेआउट प्लान वगैरह की, उसमें कोई एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखी गई है और ना वेंटिलेशन का क्रॉस वेंटिलेशन। इन दो चीजों ने कि इमरजेंसी एग्जिट और क्रॉस वेंटिलेशन ने सिचुएशन को मजीद एग्रीग्रेट करा है। हालांकि ये बिल्डिंग मेन रोड पे है, मेजिना रोड के गलियों में होती है तो अमूमन गाड़ियां फायर फाइटर नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं अंदर दाखिल हो सकती, लेकिन ये इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे फायर फाइटर्स को, उसमें एक जो है वो शहीद भी हुए हैं भाइयों को बहनों को बचाते हुए। लेकिन ये बिल्कुल बात साबित हो चुकी है कि हमें अपने फायर फाइटिंग सिस्टम को यकीनन अपग्रेड करना होगा। हमारे पास वो केमिकल्स, हमारे पास वो इक्विपमेंट होने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा चंद घंटों में इस तरह की आग पे काबू पा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। और 58 आदमी जो मिसिंग है उसमें मुझे ये डर है और अल्लाह करे ये चीज सही ना हो कि उसमें ज्यादातर जो है वो लोग वो अंदर इंतकाल कर गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मर रहे हैं वो सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से, झुलसने की वजह से। ये देखा है जो अस्पतालों को लेके गए वहां से जख्मियों को, जो डेड बॉडीज को, उनका यही था। तो दम घुटने जो धुआं था वो इतना शदीद था। और फिर ये देखा कि ग्राउंड फ्लोर से मेज़नाइन से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आस्ते आस्ते वो पूरे में की गई है और उसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि वो लोहा सरिया गला है और वो स्ट्रक्चर को लेके बैठ गया है। जी बेग साहब, वो उस पर सर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब जरा थोड़ा सा सर आते हैं राजा उसामा सर्विस की जानिब। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, अब कायदे इसमें इख्तलाफ आ गए हैं, कल वो गालिबन तकरीर भी करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी MNA इस्लामाबाद पहुंच गए हैं कल के इजलास में शिरकत करने के लिए। सर आज उनकी सजेशन आई है चकजई साहब की कि 3 रोज़ा एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें हर सियासी जो जमात है उसकी नुमाइंदगी हो और वो आपस में डिस्कस करे 3 दिन के लिए कि इसको मुल्क को कैसे चलाना है। ये कैसी तजवीज़ है? उन्होंने कल ये भी तजवीज़ दी थी कि कौमी हुकूमत का क़याम हो और 4 माह के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। काबिल अमल तजवीज़ हैं? आप हुकूमती MNA के तौर पर क्या कहेंगे राजा उसामा सरवर साहब? देखिए जी, अब चकजई साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छी बात है वो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बातें जी उनकी उनसे हम बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं। आप पहले प्लीज, सबसे पहले आपका रोल है कि आप असेंबली में आए, आप अपोजिशन का रोल अदा करें, आप अपने मेंबर्स को लेके आए, आप कमेटियों में बैठे, आप अपना जो, क्योंकि आप फ्लोर ऑफ द हाउस जो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते। वहां से आपको पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है और वहाँ आपकी डिलीवरेंस भी होती है, वहाँ मैटर भी करती है आपकी चीजें। मेरा ख्याल है पहले आप हाउस में आए, आप बैठे, आप हाउस इन ऑर्डर आए, आप फिर जरूर आपके साथ बात हो सकती है बाकी चीजों को लेके भी। मगर इस तरह आप कहें जी कि नेशनल हुकूमत बना दें, 4 महीने में इलेक्शन करा दें, इस तरह नहीं होता। ये आपकी मर्जी से तो मुल्क नहीं चलता। आप इधर बाकी पार्टीज भी हैं, बाकी MNAs हैं, MPAs हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, आपको पहले उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। इस तरह तो नहीं होता कि PTI को अगर इस इलेक्शन पे कोई एलिगेशन है उनके जहन में तो आप कह दीजिए इलेक्शन दोबारा करा दें। 18 में इससे ज्यादा बड़ा रोला था, 17 सीटें आपने टोटल जीती हुई थी और आप बैठ के थे नेशनल असेंबली में आके, तो बहुत इश्यूज थे। मगर हमने कोप किया, हमने एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। हमारे तकरीबन 34 सीनियर पार्लियामेंटेरियन सारे जेलों में थे, तब भी हमने नो में नहीं किया, तब भी हम खड़े रहे और लोगों को समझाते रहे कि हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और फिर हमने अगर इमरान खान साहब को भी हटाया तो असेंबली के थ्रू ही हटाया, एक लॉफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हटाया। तो बिल्कुल अब अगर आप आके बात करना चाहते हैं आके बात करें। आप असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस आपके लिए हाजिर है। आपको स्पीकर याद सादिक साहब ने ओपन ऑफर दिया कि आप बात करें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अभी तक हम जैसे MNAs या पब्लिक ये नहीं समझ पा रही कि PTI को चला रहा कौन है। देखिए जी, एक साइड पे फवाद चौधरी साहब जैसे सीनियर लोग कह रहे हैं कि बैठ के बात करनी चाहिए, चेयरमैन इनके पार्टी के कह रहे हैं हमें बात करनी चाहिए और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके चाहिए। दूसरी साइड पे इनके CM साहब है, उनकी गुफ्तगू सुने, उनकी गुफ्तगू और उनकी अपने सूबे में डिलीवरेंस दोनों बहुत ऑपोजिट है,
گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ صبح پاکستان بدل دیں گے، مگر ان کے صوبے میں ان کے ڈیلیورنس دیکھیں تو زیرو. ٹھیک. ان کو یہ نہیں پرواہ کہ ان کے صوبے میں اس ٹائم حالات کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، یا آپ کے سب سے بڑا اس ٹائم ایشو ہے افغان بارڈر کا، آپ کے ٹیررزم کا کیا حال ہے، آپ کے فورسز، ہمارے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں ادھر ملک کے لیے. آپ ادھر آئیں، ادھر چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کریں، صوبے کو بہتر کریں، صوبے کی بہتری کی بات اس کریں. پہ آپ آتے ہیں کبھی اسامہ صاحب، اس پہ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے. فیصل چودھری صاحب، پی ٹی آئی چلا کون رہا ہے؟ ایک بڑا بنیادی سے سوال کیا راجہ اسامہ سرور صاحب نے. آپ تو انسائیڈر ہیں، بتائیے گا آپ کی نظر پہ کون چلا رہا ہے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجودہ وہی چلا رہی ہیں، جو ان کی پارلیمانی کمیٹیاں ہیں وہ چلا رہی ہیں، جو ان کی پولیٹیکل کمیٹیز ہیں وہ چلا رہی ہیں، اور کون چلا رہا ہے؟ لیکن وہ ظاہر ہے بیانیے عمران کا خان بتا صاحب رہے ہیں نا چوہدری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بیانیہ جو ہے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کا ایک بیانیہ ہے، سہیل حفیظی صاحب کا دوسرا بیانیہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تو بن گئے ہیں، وہ تو ضروری تھی نظام کو چلانے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تک تو مذاکرات کی بات ہے وہ تو مینڈیٹ ہے محمود خان اچکزئی کے پاس اور علامہ ناصر عباس کے پاس. جی وہ اگر جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور سیاستدانوں سے مذاکرات ہونے چاہیے. گول میز کانفرنس کی ایک اچھی تجویز ہے، تمام پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، اپنی اپنی رائے دیں. جس صورتحال کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے ملک میں بحران ہے، کافی سنجیدہ بحران ہے. حکومت ان کو نہیں مانتی ہے، حکومت ان کو جو ہے بالکل اس کو کہتے ہیں کہ they want to sweep it under the carpet. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا. آپ جھاڑو سے تو گن کو چھپا نہیں سکتے ہیں. وہ تو صفائی جب ہوگی تو نظر آئے گی. تو آپ بیٹھے ہیں اور قومی حکومت اگر بنتی ہے تو اس کے سربراہ میں شہباز شریف ہو جائیں تو پھر نون لیگ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ایک تجویز ہے، یہ تو ایک بات ہے. موجودہ قیمت سچویشن میں اس پہ عمل درآمد ہونا مشکل ہی لگتا ہے. یعنی اس کا تو مطلب پھر اسینشلی یہی ہے نا کہ موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے وہ چلتا کیا جائے اور باقی جو ہیں سارے سٹیک ہولڈرز دوبارہ آئیں پی ٹی آئی سمیت. تو یہ تو فیصلہ سازوں کو پتہ نہیں منظور ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ کو کیونکہ نان ابھی سٹارٹر تک تو لگتی ہے یہ جو شرائط ہیں آپ کو نان سٹارٹر لگتی ہیں اچکزئی صاحب کی؟ دیکھیے یہ پہلے بھی آئی ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں نا. قومی حکومت کی بات تو اکثر ہوتی رہتی ہے. وہ پہلے میاں صاحب بھی، میاں شہباز شریف بھی کرتے رہتے تھے کسی زمانے میں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو ایک دیکھیں نا، لوگ جو سیاستدان ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی تجاویز آتی ہیں، حتمی طور پہ بیٹھ کے بات ہی کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ تو آپشن ہے کوئی نہیں. جنگوں کے بعد بھی بیٹھنا پڑتا ہے. جی تو مفاہمت کے علاوہ تو اور مزاحمت کا بھی ہے، جو آخری منزل ہے مفاہمت ہی ہوتی ہے. بالکل. تو وہاں پہ بیٹھ کے اگر 3 گول میز کانفرنس ہوتی ہے اور ساری پارٹیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، پچھلی بار کی طرح یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ نون لیگ اور فلاں کو نہ بنائے، فلاں کو نہ بنائے. اس طرح سے تو دیکھیں نا پھر قومی کانفرنس نہیں ہوتی. گول میز کانفرنس کی اچھی تجویز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میچور قدم ہوگا اگر یہ فیصل اس چودھری صاحب، سالوں آپ کی کو. خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو محمود اچکزئی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی گارنٹی دے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں محمود اچکزئی صاحب دے سکتے ہیں خان صاحب کی گارنٹی؟ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی سر. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا گارنٹی کہ اگر آپ لوگ نہیں، مان وہ جائیں تو میں انہوں ان نے کو کہا کہ منا میں لوں گا. منا لوں گا، ہاں بنا لوں گا، آپ یہ کام کر لیں. میں دیکھیں گارنٹی سیاست میں نہیں ہوتی. سیاست میں انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب جس کے انٹرسٹ ہوں گے وہ ساتھ مل کے کام کرے گا. نون لیگ پیپلز پارٹی کی آپس میں جو لڑائی تھی وہ آپ اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ ہم تو نے خود دیکھا ہوا ہے. ساری پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بڑی قریب سے ہم نے سب چیزوں کو دیکھا ہوا. میرے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جی جی زرداری صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا نواز شریف کی طرف، لیکن پھر مفادات جو ہے اکٹھے ہوئے ٹرسٹ، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا، اس میں 26 نکات تھے. وہ نکات کم ہوتے ہوتے ایک پہ آگے. ادھر جو ہے وہ سندھ میں وہ رہیں گے، پنجاب میں یہ رہیں گے. تو یہ اس کے علاوہ فوج کی انگلی پکڑ کے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا. تو اب تو وہ تو بات رہی نہیں. ٹھیک. تو ایک نیا مساق کی جمہوریت تو چاہیے ملک میں، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، میں تو پہلے دن سے آپ کے بھی شوز میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی اسپیس حاصل کریں گی، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوگی. اور یہ کوئی ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی شخصیت نہیں کر سکتی. جی بیگ صاحب، پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں بالکل. کہ اب سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. اختیار بیگ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، سب پارٹیوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا. گول میز کانفرنس کا بھی کہہ رہے ہیں، آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں پارلیمان تو خیر سب سے موضوع فورم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ایسی تجویز نہیں ہے. پہلے بھی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ بھی.
देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद जब उन्हें नोटिफिकेशन दिया तो ये एक पहला बयान है, और ये बयान मेरे नजदीक खुशाइंद है, क्योंकि आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लेकिन जरूरी ये है कि पूरी पार्टी में जितने भी सेक्शन ग्रुप नाम लिए गए हैं वो सब फिर इसी अंदाज में सोचें, उनका बिहेवियर भी इसी तरह से चेंज हो। और उन्होंने हुकूमत से कहा है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया जाए। तो ये बात मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है, एक अच्छी बात है। इसमें सबको अपना माइंडसेट बदलना होगा। चीफ मिनिस्टर के को भी फिर अपना अंदाज माइंडसेट बदलना होगा, फिर वो मुफाहमत की बात करें, फिर वो कलेक्टिव विजडम की बात करें, फिर वो मुज़ाकरात की बात करें, टेबल पे आने की बात करें। और 8 फरवरी वाला जो हड़ताल की कॉल है, उसको कॉल को ये कैंसिल करें, क्योंकि अब जब आपने डायलॉग का रास्ता चुना है तो उसको एक मौका देना चाहिए। तो मैंने देखा है महमूद चकरई साहब को पार्लियामेंट में, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, कि वो कंपोज आदमी है, मैच्योर्ड आदमी है, और वो एक मैंडेट है, वो एंजॉय करते हैं बानी पीटीआई का ट्रस्ट। अच्छा, जब तो उनको उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बना के भेजा है, ठीक, और मुसलसल उसी पे वो प्रेस करते रहे हैं कि इन्हीं को बनाना है, बीच में उनका चेंज ऑफ माइंड नहीं हुआ। तो ये सब चीजें ध्यान में रखे, मैं समझता हूँ कि वो उनका कॉन्फिडेंस भी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ उनमें इतनी सलाहियत है कि इमरान खान साहब को कि अगर कोई चीज एग्री हुई तो वो समझा के मना भी सकेंगी। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है, हमें इसको पॉजिटिव अंदाज में लेना है। हाँ। और ये वो स्ट्रेटजी है जो अब तक नहीं अपनाई गई थी। बाकी तो सब स्ट्रेटजी अपना लिए थे, जलते जुलूस, पहिया जाम, कुछ नहीं हासिल हुआ ना। नहीं, वो तो अभी भी है ना सर, ऑन द कार्ड्स है ना। 8 फरवरी को भी पहिया जाम का है ना, उन्होंने 8 फरवरी को ऐवान को अहमियत दे, अपनी कमेटियों को रिवाइव करें, इजलास को चलने दे। महमूद चकरई साहब का कल मैं देखूंगा कि पीटीआई वाले जो हर इजलास में स्टेज को घेराव कर लेते हैं, नारे लगाते हैं, चलने नहीं देते, क्या कल वो उसमें एक चेंज आएगा? इजलास और ऐवान को वो अहमियत दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, ये आम नुकता है। राजा साहब सर एक और भी नुकता बड़ा अहम है, वो कहते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। सर ये मामला भी कोई रेजोल्यूशन की तरफ जा सकता है? तो करेरी तो होगी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, लेकिन वो मुलाकात भी एक बहुत बड़ा वो कहते हैं स्टेप होगा खान साहब की विंडिकेशन लेने के हवाले से। देखिए जी, पहले आप सबसे पहले असेंबली में तो आए, जैसे हमारे काबिल एहतराम एमएनए साहब ने फरमाया कि आप अपनी तकरीर करते और साथ ही कह देते जी इजलास कॉल ऑफ करो, फरीदी साहब है कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, इजलास चलने नहीं देते, को पेपर फाड़ देते हैं। देखें, इस इजलास की बड़ी कॉस्ट होती है, कमेटीज की मीटिंग्स की बड़ी कॉस्ट होती है, इनकी बड़ी वैल्यू होती है। प्लीज इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। दूसरा, मैं इंडोर्स करता हूँ फैसल चोइस साहब की बातों को। बड़ी अच्छी बातें हमने की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बैठेंगे नहीं तो इस मुल्क किसी चीज का कोई हल नहीं निकलेगा। और आप जो ये खेलना चाह रहे हैं जो इस मुल्क के साथ, ये नहीं खेल पाएंगे। आपको चाहिए कि आप बैठ के बात करें, टेबल पे आए। जाहिर सी बात है, अगर आप 100 चीजें चाहेंगे उनमें 100 तो नहीं पूरी हो सकती, मगर 50-60% आपकी बातें जरूर मानी जाएंगी, जिससे आपकी पॉलिटिक्स को भी फर्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी, आपके सूबे को भी फर्क पड़ेगा, आपके लोगों को भी फर्क पड़ेगा, आपको स्पेस भी मिलेगी सियासत करने के लिए। मगर जो आपने रास्ता चुन लिया, जो सीएम साहब और इनके ग्रुप ने रास्ता चुना हुआ है, वो बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, और उसमें बहुत खदशा है कि वो बहुत सी चीजें और खराब कर देंगे। इस टाइम हमें चाहिए कि आप मुलाकात की बात करते हैं, पहले आप चीजें टोन तो सेट करें। जैसे वो लोग कहते हैं, आप अपनी टोन सेट करें, चीजें खुद सेट होना शुरू हो जाती हैं। आप अपनी टोन की तरफ आएंगे, आप चीजें सेट करेंगे तो हर चीज बेहतरी की तरफ आएगी। पहले भी आप खान साहब को मिलते थे, पहले भी बुशरा बीबी को मिलते थे, पहले भी उनकी बहनें मिलती थी, मगर ये चीजें जाहिर बात है जब आपने उसको अपने एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो चीजें खराब होना शुरू होगी। जाहिर बात है, जो गवर्नमेंट अपना पुट इन कर सकती थी उन्हें बिल्कुल पुट इन नहीं किया। वुजरा जो अपना पुट इन कर सकते थे उन्हें नहीं किया। उन्होंने अपने नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब, राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी कोशिश करके पिछली मुलाकात में अपना रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो लोग पार्लियामेंट में उनको पता है कितना बड़ा रोल प्ले किया पिछली मुलाकात में, मगर जो मुलाकात के बाद वो सारी दुनिया ने देखा।
मतलब एक आपका साइड नुकता है कि टोन सेट अगर प्रॉपर हो और कल उसका ज्यादा तौर पे पता चलेगा। देखिए जी, आप ये फैसल चौधरी जैसे साहब लोगों जैसे से फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों को आगे लाएं, जो महजब लोग हैं, बात करना जानते हैं, पार्टी की फेस बने, वो आगे लोगों को बैठा के समझाएं कि हर चीज में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बैठ के बात करें। आप इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं हर चीज की, अभी तो इदारों ने आपको कुछ कहा भी नहीं है इतनी बड़े बड़े वाकयात के बावजूद। तो आप प्लीज इस तरह मत करें, ये इस तरह आपकी जमात के लिए ठीक नहीं है ये। ओके सर, मेरा सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, राजा उसामा सरवर साहब आपका, फैसल चौधरी साहब आपका, या मिर्जा अख्तियार बेग साहब। व्यूअर्स, कल टोन सेटिंग जो है, जो बात सामने आई है वो होगी। अब देखते हैं कि कायदे इस्तिक़लाल महमूद खान अचकज़ई साहब एज लीडर ऑफ द अपोजिशन जो तकरीर करते हैं वो किन मंदरजात पर उसका फोकस होता है, और उनका फोकस मुज़ाकरात की तरफ ज़्यादा होता है या वो मुज़ाहमत की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि तमाम PTI वाले कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI ने उनको ये इख्तियार दे दिया है कि वो मुज़ाकरात करेंगे या मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे। ये मामला हम अगली नशिस्त तक उठा रखते हैं। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो पीस बोर्ड बनाया है गाज़ा के हवाले से, उसकी ज़रा गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। लंबे सफर के दौरान ड्राइवर को सबसे बड़ा खतरा गनूदगी से होता है। मुसलसल ड्राइविंग, रात का वक्त और थकावट, ये सब मिलकर सड़क पर तवज्जो कम कर देते हैं। सिर्फ 2 मिनट गाड़ी रोककर ताज़ा हवा लेना, चेहरा धोना या थोड़ा आराम करना, ये छोटी सी एहतियात बड़े हादसों से बचाती है। आपके पीछे बैठे मुसाफिर सिर्फ लोग नहीं, ये किसी का घर, किसी का सहारा, किसी की उम्मीद है। जब नींद आए ड्राइविंग न करें। सफर के दौरान एक छोटा सा कयाम दर्जनों जिंदगियां महफूज रख सकता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ गाज़ा के हवाले से जो पीस बोर्ड है उसकी तश्कील करने के साथ साथ नामों का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने, जो कि ख़ुद उसकी वो सरबराही करेंगे, उसमें अपने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं, इसके अलावा साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर हैं, फिर वर्ल्ड बैंक के जो हैं वो सरबराह भी इसमें शामिल किए गए हैं, दीगर ममालिक, और उन्होंने तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन साहब को भी कहा कि आप ज्वाइन करें, इजिप्ट को भी कहा। इसके अलावा हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी जानिब से आज ये ऑफिशियल बयान आया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी दावत दी गई है अमरीकी सदर की जानिब से कि वो जो गाज़ा से मुतल्लिक़ बोर्ड, पीस बोर्ड है, उसमें वो शामिल हो। पीस बोर्ड का जो काम है वो बेसिकली सुपरवाइजरी रोल होगा, और वो जो इसके नीचे एग्जेक्टिव बॉडी है और जो फ़लस्तीन की इंतज़ामी मशीनरी है जो काम करेगी, इसको सुपरवाइज़ करेगी 2 साल के लिए, और उसके बाद फिर वो रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड में तब्दील हो जाएगी। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो बोर्ड की तश्कील दी गई है ये अपने अगराज़ व मकासद में किस हद तक कामयाब होगा, क्योंकि इसराइल की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया है। उनके वज़ीर आज़म के मैं बयान पढ़ रहा था, इंटरनेशनल मीडिया में आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वज़ीर ख़ारजा ये मामला जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ उठाएंगे। वजूहात नहीं बताई गई कि क्यों कर इसको मुस्तरद किया गया, लेकिन इस जो पीस बोर्ड है इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमील अहमद खान साहब, साबिक़ सफ़ीर रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में नशिस्त करने के हवाले से। और मुझे कुरबान बलूच साहब ने ज्वाइन किया जो तज़कियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। कुरबान बलूच साहब को भी वेलकम करते हैं। जमील अहमद खान साहब, बताइएगा, पाकिस्तान को भी दावत दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि ये जो 60 रुकनी पीस बोर्ड है इसमें आप लोग शामिल हो जाएं। जैसे मैंने कहा कि वो चाह मुस्लिम ममालिक भी हों, बरतानिया, अर्जेंटीना के सरबराह को भी उन्होंने दावत दी है, दीगर और ममालिक भी हैं यूरोप के। आप समझते हैं इससे जो अपने अगराज़ व मकासद हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगा ये पीस बोर्ड, और जो फ़लस्तीनी आवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक ये काम करेगा? अब फ़लस्तीनी अवाम के उमंगों के मुताबिक तो अब तक काम नहीं हुआ जी। लेकिन इसका दूसरा सवाल और बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि फ़लस्तीनी अवाम को पहली उनकी उमंग तो ये है कि वो जो खून रेजी थी, वो जो जेनोसाइड था, वो जो मक्तल गाह था, उसको बंद किया जाए। तो वो सीज़ फायर से हो गया, अब उसको बरकरार रखा जाए। दूसरी तो उनकी उमंग ये होनी चाहिए, इंसान तो अपनी जिंदगी की पहली उमंग मांगता है ना, दूसरी ये हो गई। अब तीसरी बात ये है कि उनकी उमंग तो यही है कि फ़लस्तीन
کو ایک اس کو دیا جائے جو رائٹ، اس کو اس کا فریڈم ہو، اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، یا اس کو اسٹیٹ ہوڈ کی طرف لے جایا جائے، تو وہ 20 پوائنٹ میں دیا ہوا ہے۔ اب اس میں یقیناً وسوسے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اغراض و مقاصد رکھے ہیں جو 20 پوائنٹس میں، اور 20 پوائنٹس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار رکھا ہے، اس میں کچھ افراد وسوسے ظاہر کر رہے ہیں جو کہ جائز ہے۔ پاکستان میں بھی کئی لوگ اس کے میں وسوسے ظاہر کر رہے ہیں، اور اس میں وسوسوں میں ہے کیا کہ ان کو اسٹیٹ ہوڈ ملے گی نہیں ملے گی فلسطین کو، کیا ویسٹ بینک سے مزید قبضہ کرتے ہوئے آ جائیں گے اس طرف غزہ کی طرف دوبارہ، جو کہ ان کی اسرائیل کی اپنی خواہش ہے۔ 9ویں نمبر پوائنٹ میں بہت کلیئر دیا ہوا ہے، یہ میں 20 پوائنٹ پلان کی بات کر رہا ہوں، 9ویں نمبر میں بڑا کلیئر دیا ہوا ہے کہ کوئی اسرائیلی انیکسیشن نہیں ہوگی، حالانکہ اسرائیل تو اناؤنس کر چکا تھا۔ تو یہ اس بورڈ کی ہی کرامت ہے کہ جو ایک کم از کم کمٹمنٹ دی ہے، اور یہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے۔ بات تو یہ ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ 20 پوائنٹ پیس پلان یہ انٹرنیشنل لیگل فریم میں پورا اترتا ہے، میں کہوں گا نہیں، کیونکہ میں تو اقوام متحدہ میں نے کافی تعیناتی میری رہی ہے۔ کیا یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، میں کہوں گا نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ کیا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے تو خون ریزی رک جائے گی، میں کہوں گا ہرگز نہیں، خون ریزی دوبارہ شروع ہو جائے گی، مقتل گاہ گرم ہو جائے گا، جینوسائیڈ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو مجھ جیسا شخص جو درد دل رکھتا ہے وہ کہے گا کہ بھائی پہلے تو خون ریزی بچاؤ، یہ پہلے تو جینوسائیڈ کو دوبارہ ہونے سے بچاؤ۔ لیکن وہ تو نہیں روک رہا نا جمیل صاحب، وہ تو نہیں، کل بھی جو ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں نہیں، میں سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلے لوگوں کو سینکڑوں اور ہزاروں کے تعداد میں روزانہ شہید کیا جا رہا تھا، اب 10 اکتوبر سے لے کے اور آج 18 ہے جنوری، آج تک 400 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل نے پھر بھی سیز فائر کے بعد، اس کا دوسرا رخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسرائیل کا بہانہ یہ ہے کہ جی ہم تو یلو لائن پہ بیٹھے ہیں، فیز 2 شروع ہوا نہیں، حماس وائلیشن کر رہا ہے، ادھر سے ہمارے سولجرز پہ حملہ کر رہا ہے۔ اب کو کون سا فریق ہے ادھر؟ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی نہیں ہے، دنیا کو کوئی اور تھرڈ پارٹی موجود نہیں ہے، اقوام متحدہ موجود نہیں ہے، تو کون یہ کہے کہ کون وائلیشن کر رہا ہے؟ اس لیے ضروری ہے یہ بورڈ آف پیس اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ بھی ہو، اسرائیل یا امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل، میں سمجھتا ہوں، اور مجھ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی بہت وہ تو ریجیکٹ کر دیا نا سر، انہوں نے اپنے فیصلے کرا لیتی ہے۔ اسرائیل نے تو ریجیکٹ کر دیا نا اس بورڈ آف پیس کو۔ نہیں، اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا، اس پہ میں بتا دیتا ہوں کہ ریجیکٹ جو کیا ہے کیا۔ دیکھیں میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ظاہراً جو باتیں ہوتی ہیں اس میں باطناً جو ہے کچھ حکمت عملی اور ہوتی ہے۔ میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں، اسرائیل کس بات پر پوچھا گیا اسرائیل کے اکابرین سے کہ بھائی کیوں، تو ابھی تک تو انہوں نے یہ نہیں بتایا، کہ انہوں نے کہا جی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ پالیسی کی کاؤنٹر ہے یہ، تو لہٰذا اس کو ایک چیز اگر ہم سمجھ جائیں تو بات مزید جی آپ کے لیے مان لیتے ہیں، تو اعتراض کر کے امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا تھوڑا سگنل بھی فریز بیچ میں ہوتا ہے۔ سب سے مضبوط ترین فوج کا صدر سپہ سالار۔ جی جمیل صاحب، آپ کا تھوڑا سا جو کلیکشن ہے وہ فریز بھی ہو رہا ہے، میں قربان بلوچ صاحب کے پاس آتا ہوں، دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، لیکن آپ کا نقطہ یہ تھا کہ اسرائیل نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ ہماری جو اسرائیل کی حکومت کی پالیسی ہے اس کے مخالف یہ بورڈ بنا ہے، وجہ نہیں بتائی کہ وہ کس پالیسی کے خلاف بنا ہے۔ بارکیف قربان بلوچ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تجزیہ سنا ہے جمیل احمد خان صاحب کا، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اس کو جوائن کرے۔ پاکستان تو ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ فلسطین میں امن کے قیام میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے، اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کا موقف روز اول سے کلیئر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے، پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے پہلے بھی جب یہ پیس پروسیس یا جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو پاکستان نے
अपना किरदार अदा किया, वो भी इसी उसूलों के बुनियाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने, और अभी आज जो फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें भी क्लियर मैसेज दे दिया गया कि पाकिस्तान जो भी किरदार अदा करेगा वो अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की बुनियादों पर करेगा। जहां तक इस जो भी पीस बोर्ड का किरदार है उसकी फ्यूचर है, तो इसलिए जरूरी है कि एक तो नेतन्याहू का जो लाडलापन है इसको रोका जाए, और दूसरा ये है कि फलस्तीनियों की नुमाइंदगी क्लियर होनी चाहिए। अभी तक जो खबरें हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उसमें फलस्तीन की कोई नुमाइंदगी ज़ाहिरी तौर पर उसमें नहीं है। जब तक फलस्तीनी जो अवाम है उनकी नुमाइंदगी, उनका जो उनकी सोच या उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, तो यकीनी तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि इसके कोई फ्यूचर में मुस्बत असरात पड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे जमील साहब ने ये बात मेंशन की कि जब से ये मुआहदा एग्रीमेंट हुआ उसके बावजूद जो इजराइल की जारियत है वो जारी सारी है। अभी तक 400 लोगों की शहादतें, और वहाँ जो फूड सप्लाई है उसमें रुकावटें डालना। अब जब अमेरिका की तरफ से ये पीस बोर्ड का ऐलान किया गया तो उस पर एतराजात, आपको याद होगा कि माजी में भी इजराइल ने इसी हवाले से एतराजात किए थे। उसको तकरीबन सबसे ज्यादा जो एतराज वो तुर्की पे है कि उसको वहां उसकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये लाडलापन नेतन्याहू का वो बंद होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने एक अचीवमेंट जो हासिल की है और सारी दुनिया की क़यादत ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है। तो एक बंदा सारे जो इनिशिएटिव है अगर उसको सबोताज करता है तो ये सारी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी नाकामी। बड़ा आम नुक्ता आपने उठाया। मैं जमील साहब, उन्होंने कहा एक तो नेतन्याहू का लाडलापन खत्म होना चाहिए और दूसरा फलस्तीनियों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना चाहिए। वो नुमाइंदगी नहीं यकीनी बनाई जा रही। हमास ने तो कहा हम तैयार हैं इंतजामी कंट्रोल देने के लिए, लेकिन वो फलस्तीनियों का टेक्नोक्रेट सिस्टम है उसको देना चाहते हैं। पहली बात तो ये देखें, मैं आपको अगले चंद 1 मिनट में 2 मिनट में सारी चीजें वाज़ेह कर देता हूँ। अली साथ नामी शख्सियत जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के फॉर्मर ऑफिशियल हैं, उनको हेड बनाया गया है गाजा गवर्नेंस का टेक्नोक्रेट्स की तरफ से। ये है ट्रांजिशनल टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के ये सरबराह नॉमिनेट हो चुके हैं। नाम क्या है, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर नाम इनका। अली साथ, ALISAATH साथ। तो ये जो है नॉमिनेट हो चुके हैं। देखिए, एक चीज मानने की बात है कि इजराइल ठीक है, लाडा इसलिए है कि इजरायली लॉबी काम करती है वहां, इस पे बहुत दफा आया अमेरिका में, और वो बड़ी पावरफुल है वगैरह वगैरह, वो सब सही है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का पॉलिटिकल कैपिटल इसमें है पूरी दुनिया के सामने। और ये भी पता है उनको कि भाई जो वो अक़वाम मुत्तहिदा को हमेशा जेर करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बताना चाहते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सकी, मैं करा रहा हूँ, जो कि वो हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सकी। 6 के करीब उनके पहले सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हुए, किसी ने नहीं माना बात। अब कम से कम एक ऐसा पावरफुल बोर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि पावरफुल सदर उसको जो है हेड चेयरमैन बन रहे, तो वो इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे तो पूरी दुनिया में उनका पॉलिटिकल कैपिटल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए उम्मीद ये है कि ये हो जाएगा। मैंने तो कह दिया कि चॉइस हमारे पास 2 हैं, इधर यू टेक इट और लीव इट। इफ यू लीव इट, स्लॉटर स्टार्ट्स, फिर तो वो शुरू हो जाएगा दोबारा, मक्तलगाह दोबारा खुल जाएगी। तो इसलिए उसको पास के लिए लिहाजा ये जरूरी है, पाकिस्तान बिल्कुल दूरंदेशी से काम कर रहा है। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में जैसे ये दावतनामा मिला है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल इंदिया दे दिया है, हम एंगेज करेंगे। हमें अगर एंगेज करने से हमारा एक वकार है, हमारा एक स्टेचर है, हमारी एक कुव्वत है, हमारी वहां शमूलियत से इतनी आसानी से, क्योंकि 8 ममालिक होंगे जो कि कुछ ना कुछ प्रिवेल करेंगे। पहले मैदान खाली है, इजराइल कहता है उन्होंने वायलेशन की है, गोलियां बरसा देते हैं। अब कम से कम कोई फौज तो वहां मौजूद होगी। तो लिहाजा दिए हुए हालात में, मारूजाती हालात में, मैं नहीं कहता हूं कि आइडियल है, मुझे आप कहें मैं इस पर बड़ी नुक्ताचीनी कर सकता हूं, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक तो नहीं है ये, लेकिन मारूजाती हालात में, माहौलियाती हालात में जाने बचाने के लिए, उनकी खुराक पहुंचाने के लिए,
ان کے آنسوؤں کو دھونے کے لیے یہ ضروری تھا، اور اس میں کنسلٹیشن پچھلے 3 مہینے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں جبیر صاحب آپ جو بات کریں، میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پولیٹیکل کیپٹل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی جس طرح کی ہیجانی طبیعت ہے، ان سے تو کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی پالیسی جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا $70 ارب چاہیے اس کو چلانے کے لیے، وہ کہاں سے آئیں گے سر؟ جی، انہوں نے بتا دیا نا کہ یہ ہم اس کو فنڈز موبلائز کریں گے اور وہ فنڈز اس میں ڈیولپ کریں گے۔ اس میں مجھے شک ہے، شبہ ہے کہ وہ ڈیولپر کے طور پر اس میں سے پیسے جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ فلسطینین انٹرسٹ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لیٹ دا ٹائم کم، اس وقت ہم اعتراض کر کے پاکستان باہر آ جائے گا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا کوئی تو میں کہتا کہ نہیں جی، ہم وی ول واک اٹ آؤٹ، یہ اگینسٹ آور نیشنل پالیسی، ہمارے فارن پالیسی۔ اسی طرح باقی ممالک اپنے ملک میں وہ کیا منہ دکھائیں گے اگر ہر چیز فلسطینیوں کے خلاف ہونے لگے، دوبارہ شہادتیں ہونے لگے، اور ہم 8 ممالک وہاں بیٹھے ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں یا بورڈ آف پیس میں، تو پھر تو ہم بھی شکل دکھانے کے لیے قابل نہیں ہوں گے نا۔ تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس چوائسیز ہیں، لیکن اس وقت دیے ہوئے حالات میں جانیں بچائیں فلسطینیوں کی، اور اس کے بعد پھر باقی حکمت عملی جو 20 پوائنٹ میں دیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہ 8 ممالک اپنا زور ڈالیں، اور پاکستان سمیت اس پہ اپنا زور لگائے تاکہ یہ کر سکے۔ آئی ایس ایف میں فوراً پاکستان کو شامل ہونا چاہیے۔ قربان صاحب وہ کہہ رہے ہیں جانیں بچانے کے لیے یہی بہتر آپشن ہے، فلسطینیوں کی جانیں بچانے کے لیے۔ بالکل، ساری دنیا نے یہی کوشش کی، پاکستان اور اسلامی ممالک نے اس سے حوالے سے جو کردار ادا کیا، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو بھی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ ایک ملک کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے اور نیتن یاہو کر رہا ہے۔ اور بڑی دوسری بات یہ ہے کہ تعمیر نو کے اتنے پیسے چاہیے جو تباہی پھیلی ہے اسرائیل نے، تو اس لیے اس کو زیادہ جنگ تو اس کو دینا چاہیے تعمیر نو کے لیے، کہ اس نے بغیر کسی تفریق کے ایک سارے ایک خطے کو، ایریا کو، پورے غزہ کو جو ہے وہ ملیا بیٹ کیا ہوا ہے، جو جتنا بھی وہاں پر، اس کو زیادہ تر جنگ اس کو اس حوالے سے اس کو شیئر دینا چاہیے۔ چلے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا قربان بلوچ صاحب، جمیل احمد خان، دونوں موضوعان کا بہت شکریہ۔ ویورز، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں بہت سینسٹیوٹیز بھی انوالو ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ تشکیل دیا گیا ہوگا بورڈ۔ اب اسرائیل کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس کو کیسے نیوٹرائز کرتے ہیں، یہ امریکی صدر ہی کریں گے یا جو ان کے اور پارٹنرز ہیں۔ جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے، پاکستان کی پوزیشن کلیئر ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہماری نیشنل پالیسی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن والی، اس پہ ہم قائم ہیں، اسٹیٹ ہوڈ دیں فلسطین کو، اس کے بعد باقی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور ان کا جو قتل ہے، ان کو جو مارنے کا عمل ہے، اس کو فی الفور روکنا چاہیے، اور ان کو انسانی بنیادوں پر جو امداد ہے اس کی رسد و ترسیل کے جو نظام ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ پروگرام سچ میں یہی ہمارا آج کا ٹیک اوے ہے۔ نیکسٹ ویکنڈ تک مجھے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ درست ہر وقت۔